हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम करने वाले हैं 19 अप्रैल 2020 की द हिंदू एडिटोरियल से जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी होती है वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो ये वोकैब सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एज यू नो, इंग्लिश का कोई भी सेक्शन हो, किसी भी एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन आता हो और उसमें वोकैब एंड ग्रामर दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वेवर्ड। वेवर्ड का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि अपने बारे में सोचता हो, यानी कि मन मौजी हो, जिद्दी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वेवर्ड। यानी कि डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और प्रेडिक्ट बिकॉज ऑफ अनयूजुअल और परवर्स बिहेवियर। किसी पर्सन का अलग ही बिहेवियर अनयूजुअल हो, जो कि जैसा कि, ठीक है, सो जिसको प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो। प्रेडिक्ट करना क्यों डिफ़िकल्ट हो? कि वो आगे क्या करने वाला है उसका कुछ पता ना हो, ठीक है, दैट्स वाई प्रेडिक्ट करना डिफ़िकल्ट हो। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं मन मौजी। तो वेवर्ड का मतलब होता है मन मौजी। अब आप इस सेंटेंस को, मतलब इस वर्ड को अपने किसी बनाए हुए सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अपने लिए बोल सकते हो अगर आप ऐसे स्वभाव के हो तो, या फिर अगर आपको कोई ऐसा स्वभाव का दिखता है तो आप उसके लिए ऐसा वर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं यू आर वेवर्ड, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड पर्सनैलिटी इज़ वेवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वेवर्ड का मतलब होता है सीधे सीधे मन मौजी। सो बहुत ही ईजी मीनिंग है इसका एंड बहुत ही ईजिली तरीके से आप इस सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो। सेंटेंस में जब आप इसे फ्रेम करेंगे तो आप इसे एडजेक्टिव की तरह फ्रेम कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम बोले कि आई हैव अ वेवर्ड पर्सनैलिटी, तो वेवर्ड पर्सनैलिटी मैंने बोला, तो वेवर्ड पर्सनैलिटी में पर्सनैलिटी नाउन हो गया और वेवर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ वेवर्ड पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी क्या हो गया? नाउन, और वेवर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। सो इस तरीके से आप एडजेक्टिव की तरह इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो खुद से भी सेंटेंस बना सकते हो। अब देखिए सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। डेलिंक्वेंट एंड कैप्रिशियस, ठीक है। डेलिंक्वेंट एंड कैप्रिशियस क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं। डेलिंक्वेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई पर्सन सेम जो मनमौजी हो। जैसे वेवर्ड का मतलब था मनमौजी, उसी तरह डेलिंक्वेंट का मतलब भी होता है मनमौजी। किसी पर्सन का कैसा होना? मनमौजी होना, ठीक है। एंड दूसरा मीनिंग इसका ये भी होता है कोई पर्सन जो अपराधी है, ठीक है, दोषी है, मुजरिम है, या उसने कुछ पाप किया है, ठीक है, तो उसको इसको भी बोल सकते हैं हम डेलिंक्वेंट। सो टाइपिकली ऑफ अ यंग पर्सन और दैट पर्सनस बिहेवियर। बिहेवियर से भी हम कनेक्ट करते हैं इसको। शोइंग और कैरेक्टराइज बाय अ टेंडेंसी टू कमिट क्राइम, मतलब ऐसा पर्सन जो कि इतना ऐसा उसका बिहेवियर हो जो कि कमिट कर दे किसी क्राइम को, ठीक है। सो पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, लेकिन पर्टिकुलरली कैसा क्राइम? किसी माइनर क्राइम को, छोटे मोटे क्राइम को वो कमिट कर दे, ऐसा पर्सनैलिटी वाला इंसान को बोलते हैं डेलिंक्वेंट, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा जो कि छोटे मोटे क्राइम को कमिट कर दे, यानी कि छोटे मोटे क्राइम को कर दे, उनको बोलते हैं डेलिंक्वेंट पर्सनैलिटी। यानी कि कैसी पर्सनैलिटी? अपराधी वाली पर्सनैलिटी एंड दोष करने वाली पर्सनैलिटी, पाप करने वाली पर्सनैलिटी, या फिर हम मनमौजी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है। कैप्रिशियस का मतलब होता है सेम यही मनमौजी जो होता है, ठीक है, यानी कि सनकी बोल सकते हैं एक तरह से। गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। मान लो किसी पर्सन के बिहेवियर में एकदम से ही कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, जो कि अनअकाउंटेबल है। तो अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर जो कि सडन है, सडन चेंजेस आना, ठीक है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड कैप्रिशियस, यानी कि मनमौजी बोला जाएगा उसको, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आप देख सकते हैं वेवर्ड का मतलब भी मनमौजी था। कॉन्ट्रेरी मतलब वही हो गया एक तरह से जो कॉन्ट्रेरी जाता हो, लाइक दूसरों के खिलाफ जाता हो, अपनी सुनता हो, उसे कहते हैं मनमौजी। डेलिंक्वेंट एंड कैप्रिशियस का मीनिंग भी आपने देख लिया, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इन सभी का मीनिंग सेम होता है। वेवर्ड, डेलिंक्वेंट, कैप्रिशियस, कॉन्ट्रेरी। अब देखिए कंप्लाइंट का मीनिंग क्या होता है। कंप्लाइंट का मीनिंग होता है कोई पर्सन जो कि पालन करता हो, यानी कि आज्ञाकारी हो, ठीक है। जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हो तो आप क्या हो? कंप्लेंट हो, यानी कि आज्ञाकारी हो। बात पर ना अड़ने वाला इंसान, किसी बात पर ना अड़ने वाला इंसान, उसको बोला जाता है कंप्लाइंट। और बात पर अड़ने वाले को क्या बोला जाता है? बात पर अड़ने वाले को बोला जाता है मनमौजी, यानी कि कैप्रिशियस, वेवर्ड, डेलिंक्वेंट, कॉन्ट्रेरी। लेकिन बात पर ना अड़ने वाले को, आज्ञाकारी जो हो, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेंट बोलेंगे एंड ऑबिडेंट बोलेंगे, ठीक है। सो यानी कि जो बात मानता हो उसको कॉम्प्लेंट एंड ऑबिडेंट, और जो बात ना मानता हो उसको वेवर्ड, डेलिंक्वेंट एंड कैप्रिशियस, ठीक है। सो ये सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं इसे किस तरीके से यूज़ करना है।
द वेवार्ड पॉइंट्स इन द केस मेड हिम लॉस इट, यानी कि केस में जो वेवार्ड पॉइंट्स थे उसकी वजह से उसने उस केस को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। द वेवार्ड पॉइंट्स इन द केस मेड हिम लॉस इट, ठीक है। सो केस में जो वेवार्ड पॉइंट आए उसकी वजह से उसको केस क्या करना पड़ा, लॉस करना पड़ा, यानी कि लॉस हो गया, ठीक है। सो वेवार्ड पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट जहाँ पर उसने अपनी मनमर्जी चलाई हो, मनमौज की हो, वो वाले पॉइंट, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। एंड आप देख सकते हो पॉइंट्स जो है यहाँ पे नाउन है और नाउन के पहले हमने वेवार्ड का यूज़ यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव किया है, ठीक है। सो इसी तरीके से एज एन एडजेक्टिव आप इसे अपने द्वारा बनाए हुए किसी सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यूज़ किया था आई हैव अ वेवार्ड पर्सनैलिटी, जिसमें पर्सनैलिटी नाउन था एंड वेवार्ड क्या था, एडजेक्टिव था। इसी तरह इस सेंटेंस में पॉइंट्स नाउन है, वेवार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मफल्ड। मफल्ड का मतलब होता है किसी पर्सन का कैसा हो जाना, अवरुद्ध हो जाना, ठीक है। मफल्ड का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन का अवरुद्ध हो जाना, यानी कि रुकावट हो जाना, यानी कि धीमा हो जाना, ठीक है। सो यानी कि ऑफ अ साउंड नॉट लाउड बिकॉज ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड इन सम वे म्यूटेड, यानी कि मान लो कोई साउंड है जो कि ज़्यादा लाउड नहीं है। अब लाउड क्यों नहीं है, क्योंकि वो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया है, यानी कि उसको रोक दिया गया है, ठीक है। जैसे कि एक रूम में कोई स्पीकर चला दिया है, ठीक है, साउंड चला दिया है और उसकी जो वॉइस है वो दूसरे रूम में नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि दोनों रूम के बीच में एक मोटी सी दीवार है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो उसकी क्या हो गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। साउंड का वे, जो साउंड का वे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है एंड ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रुकावट, ठीक है, अवरुद्ध, तो रुकावट होने की वजह से वो साउंड धीमा हो गया है, ठीक है। सो मफल्ड का मतलब यही होता है कि एक तरह से रुकावट आ जाना, ठीक है, यानी कि धीमा हो जाना, ठीक है। सो जैसे साउंड के केस में मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया कि अगर किसी रूम में एक स्पीकर चल रहा है, ठीक है, साउंड चल रहा है, तो उसकी जो वॉइस है वो सेकंड रूम में अगर नहीं जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में एक रुकावट है और उस रुकावट की वजह से जो साउंड है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। मफल का मतलब हमने देख लिया, यानी कि रुकावट होना। साइलेंस्ड का मतलब वही हुआ कि एकदम साइलेंस हो जाना, यानी कि शांति होना, ठीक है। एंड सबड्यूड का मतलब भी यही होता है, अवरुद्ध हो जाना, यानी कि शांति हो जाना, ठीक है। एनकरेज का मतलब क्या होता है, देखिए एनकरेज का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, ठीक है, कोई काम करने के लिए। एंड क्वाइटेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाइटेंट, क्वाइटेंट का मतलब भी यही होता है किसी पर्सन का शांत हो जाना, ठीक है, किसी पर्सन का शांत होना उसे बोलते हैं क्वाइटेंट। अब देखो मफल्ड में भी तो यही था ना कि कोई वॉइस जो है वो एकदम से रुकावट हो जाना वॉइस में। इसी तरह से अगर आप शांत होते हो तो आपकी वॉइस में रुकावट हुई है ना, इसी तरह से साइलेंस होते हो तो भी आपकी वॉइस में रुकावट हुई, ठीक है। एंड सबड्यूड का मतलब होता है कि नरम क्या हुआ या फिर किसी की वश में हो जाना, ठीक है। लाइक किसी ने किसी को वश में कर लिया तो उस चीज़ को बोलते हैं सबड्यूट करना, ठीक है। किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को अगर सबड्यूट कर लिया है तो उसने क्या कर लिया है, उसको अपने वश में कर लिया है, ठीक है। सो ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर क्वाइट एंड रेदर रिफ्लेक्टिव और रिप्रेस्ड, कोई ऐसा पर्सन या फिर उसके ऐसे मैनर्स जो कि कैसे हों, डिप्रेस्ड हों एक तरह से, ठीक है, क्योंकि वो किसी के वश में आ गया है, ठीक है। सो सबड्यूट का मतलब होता है किसी के वश में आ जाना, और वश में आ जाता है कोई तो फिर शांत रहता है एंड उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। मफल्ड का मतलब होता है रुकावट हो जाना। क्वाइटेंट का मतलब होता है कि क्वाइट रहना, यानी कि शांत रहना, और शांत रहने का मतलब भी यही होता है कि रुकावट आ जाना वॉइस में। साइलेंस मतलब भी रुकावट आ जाना, ठीक है। सो साइलेंस मतलब शांत हो जाना, और शांत होने का मतलब आपकी जो वॉइस है उसमें रुकावट आ गई, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए क्या क्या होते हैं, एनकरेज्ड एंड प्रमोटेड। तो एनकरेज का मतलब होता है एनकरेज करना किसी को, ठीक है, यानी कि किसी को साहस देना, ठीक है, किसी को मोटिवेशन देना। प्रमोटेड का मतलब होता है किसी को प्रमोट करना, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में मफल को किस तरीके से यूज़ करेंगे। ही मफल्ड द नॉइज विद हिज रोअर, ही मफल्ड द नॉइज विद हिज रोअर, उसने अपनी रोअर से क्या किया, जो नॉइज़ थी उसको मफल कर दिया, यानी कि रोक दिया, ठीक है। उसने अपनी रोअर से क्या कर दिया, अपनी दहाड़ से क्या कर दिया, जो नॉइज़ थी उसको मफल कर दिया, यानी कि रोक दिया, ठीक है। सो इसके सेंस में यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है, क्योंकि मफल का मतलब ही होता है रोकना। अब देखिए मफल को किस तरीके से यूज़ किया गया है, यहाँ पर हमने यूज़ किया है इसको
वर्ब की तरह, ठीक है। यहाँ पे हमने किस तरह से यूज़ किया है, इसको वर्ब की तरह यूज़ किया है। सो एज अ वर्ब आप इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो मफल को, एंड एज एन एडजेक्टिव भी इसको हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं मफल्ड वॉइस, ठीक है। अगर हम खाली बोले मफल्ड वॉइस तो वॉइस क्या हो गया, नाउन, और मफल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और अगर हम ऐसे सेंटेंस में बना के बोलते हैं जैसे कि ही मफल्ड द वॉइस, ही मफल्ड द नॉइज विद हिज रोअर, तो इसमें मफल्ड जो है एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। सो इस तरह एज एन एडजेक्टिव एंड एज अ वर्ब दोनों तरीके से हम सेंटेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड है गेप। गेप का मतलब होता है स्टेयर करना, यानी कि ताकना एक तरह से, ठीक है। सो गेप का जो मीनिंग है वो आप याद रखिएगा, इजी मीनिंग है एंड इजी वर्ड है। गेप का मतलब होता है एक तरह से क्या करना, घूरना किसी को, लाइक ताकना मतलब घूरना, ठीक है। किसी को घूरना है ना, घूरते हैं तो उसे बोलते हैं ताकना। एंड इसके अलावा गेप का मीनिंग एक और भी होता है, लाइक जमाई लेते हैं हम, ठीक है। ये इसमें आपने यौन बोलते हो, जमाई को क्या बोलते हैं, यौन, ठीक है। तो जो यौन होता है ना उसका साइनोनिम होता है गेप, ठीक है। यौन का साइनोनिम भी गेप होता है, यौन का मतलब होता है जमाई लेना, ठीक है। सो और दूसरा गेप का मीनिंग क्या होता है, दूसरा गेप का मीनिंग होता है किसी को ताकना या घूरना, ठीक है। ताकना, घूरना, जमाई लेना, दैट इज कॉल्ड गेप, ठीक है। सो स्टेयर विद वंस माउथ ओपन वाइड टाइपिकली इन अमेजमेंट और वंडर, यानी कि किसी का एकदम अमेज होके भी लाइक मुंह खुला रह जाता है, एंड वंडर करते समय भी मुंह खुला रह जाता है, ठीक है। सो उसको भी बोलते हैं गेप करना। लाइक आपने किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखा तो आप देखते ही रह गए उसे, और आपका मुंह जो है वो खुला का खुला रह गया, ठीक है। लाइक अमेजमेंट में मुंह आपका खुला रह गया, वंडर में कि आप सोचते रह गए वाओ कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, उसमें, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब हमारा मुंह खुला रह जाता है उसको हम बोलते हैं गेप, ठीक है। क्या बोलते हैं, गेप, ओके। एंड अ वाइड ओपनिंग और ब्रीच, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि गेप की मीनिंग दो होते हैं, एक तो घूरना, ठीक है, और एक होता है जमाई लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ग्लेयर का मतलब देखिए क्या होता है, ग्लेयर का मतलब होता है चमक से होता है, ठीक है। लाइक ग्लेयर का मतलब क्या होता है, चमक से। स्टेयर का मतलब भी देख लीजिए, स्टेयर का मतलब होता है एक टक देखना, यानी कि किसी को देखते ही रहना, और एक टक का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली देखते रहना, ठीक है। सो किसी को ताकना, घूरना, एक टक देखना, दैट इज कॉल्ड स्टेयर, ठीक है। किसी को ताकना, देखना, एक टक घूरना, दैट इज कॉल्ड स्टेयर। सो आई होप दिस इज क्लियर। जैसे कि हम बोल सकते हैं इंग्लिश में लुक फिक्सडली और वेकेंटली एट समवन और समथिंग विद वंस आइज वाइड ओपन, यानी कि किसी को फिक्सली मतलब कि एक टक देखते रहना, ठीक है। किसी पर्सन को या किसी चीज़ को अपनी आईज को एकदम खुला खुला रख के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेयर। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए ग्लेयर का मीनिंग क्या होता है, ग्लेयर का मीनिंग होता है सेम वही एकटक देखना, जो स्टेयर का मीनिंग था वही ग्लेयर का मीनिंग होता है, ठीक है। तो स्टेयर का मीनिंग आपने देखा अभी, और ग्लेयर का मीनिंग भी वही होता है, एकटक देखता रहना किसी को। इसके अलावा ग्लेयर का मीनिंग एक और होता है जो चमक होती है, ठीक है। ग्लेयर का मीनिंग क्या होता है, चमक। सो चमक अगर आपने सुना है वर्ड हिंदी में, अगर आपको हिंदी आती है तो आप लोग जानते होंगे कि चमक का मतलब होता है कोई स्पार्कलिंग करना किसी चीज़ का, जगमगाना, ठीक है, तेज प्रकाश में चमकना, शीशे के समान चमकना, ठीक है, चटकीला होना किसी कलर का, तो दैट इज कॉल्ड ग्लेयर, ठीक है। सो इसका मतलब भी ग्लेयर होता है, अ फायर्स और एंग्री स्टेयर, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया आपको ताकना भी होता है, तो किसी को गुस्से में ताकना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेयर, किसी को गुस्से में ताकना। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, बोथ साइड्स वर थ्रोइंग ग्लेयर्स एंड लुक्स ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कि दोनों एक दूसरे को ग्लेयर तरीके से देख रहे थे, कंटेम्प्ट वाला जो लुक था उस लुक से दोनों एक दूसरे के देख रहे थे, यानी कि ताक रहे थे गुस्से में, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो इसका दो मीनिंग हो गए, एक तो ताकना एंड दूसरा क्या हो गया, चमक, शाइनिंग, ठीक है। अब देखिए ऑगल, ऑगल का मीनिंग क्या होता है, ऑगल का मीनिंग भी वही होता है एक तरह से ताकना, यानी कि किसी को घूरना, ठीक है। सो ओगल का मतलब भी होता है किसी को घूरना, किसी को आशिक की नज़र से देखना, किसी को आसक्त नज़र से देखना, स्टेयर एट इन लैक्रस मैनर, किसी को लैक्रस मैनर में देखना, ठीक है। दैट लैक्रस लुक जो होता है ना, दैट इज कॉल्ड ओगल, ठीक है। लैक्रस लुक को बोलते हैं ओगल, यानी कि किसी को घूरना, आसक्त नज़र से देखना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इग्नोर का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना, ओवरलुक मतलब भी ओवरलुक कर देना, यानी कि उस पर नज़र ना रखना या फिर इग्नोर कर देना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करेंगे। मैनी पीपल गेव इन एंगर,
मैनी पीपल यानी कि ज़्यादातर लोग एंगर में क्या करते हैं, गेप करते हैं यानी कि स्टेयर करते हैं, ठीक है। मैनी पीपल गुस्से में क्या करते हैं, घूरते हैं। गुस्से में क्या करते हैं, घूरते ही तो है लोग, तो घूरने को भी बोलते हैं हम ताकना, ठीक है। सो यहाँ पे गेप का मतलब हो गया घूरना, एंड मैनी पीपल गुस्से में क्या करते हैं, घूरते हैं। अब देखिए एज अ वर्ब यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, एंड सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का यूज़ करना होता है, तो गेप का यूज़ यहाँ पे एज अ वर्ब किया गया है। और एंगर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस पूरे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है, एंड वर्ब यहाँ पर है, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। और आप बताओगे कि प्रेपोजिशन कहाँ पर है, तो देखिए प्रेपोजिशन इन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह से हमें एज अ वर्ब गेप का यूज़ इसमें करना होता है। सो मीनिंग आप याद रखिएगा गेप का, यानी कि ताकना, स्टेयर का मतलब भी ताकना होता है, ग्लेयर एंड ऑगल का मतलब भी ताकना होता है। ग्लेयर का एक और मीनिंग होता है शाइनिंग। इग्नोर का मतलब होता है इग्नोर करना, ओवरलुक का मतलब भी इग्नोर करना। नेक्स्ट वर्ड है पाइन। पाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए क्या करना, क्रेव करना, ठीक है। लाइक लालायित होना किसी चीज़ के लिए, लाइक ये चीज़ मुझे चाहिए, काश ये चीज़ मेरे पास हो जाए, तो उस तरह से क्या है, लालायित होना, ठीक है। एंड पाइन का एक और मीनिंग होता है, पाइन का एक और मीनिंग होता है रोना, ठीक है, विलाप करना। तो रोने को आप जानते हो एक और वर्ड बोलते हैं, वो मॉर्न आपने सुना होगा, MOURN। तो मॉर्न का मतलब ये होता है रोना यानी कि विलाप करना, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड पाइन। पाइन के एक ये मीनिंग हो गए, यानी कि एक तो ललायित होना, यानी कि किसी चीज़ के लिए सोचना कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, ठीक है। उस तरह से जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। सो दूसरे कंडीशन में क्या कि रोना यानी कि विलाप करना। और तीसरा मीनिंग इसका ये होता है, जैसे आपने चीड़ का पेड़ सुना होगा, ठीक है। चीड़ का पेड़ जो होता है यानी कि देवदार का, तो उसको भी बोलते हैं पाइन, ठीक है, पाइन ट्री बोलते हैं, पाइन ट्री। सो उसको भी बोलते हैं पाइन ट्री। तो इसके ये मीनिंग हो गए, तीन तीन मीनिंग इसको हो गई। पाइन का मीनिंग एक होता है ललायित होना, दूसरा होता है रोना, विलाप करना, थर्ड मीनिंग होता है देवदार का पेड़, ठीक है। सो ये तीन मीनिंग हो गए इसके, इन तीनों मीनिंग को आप याद रखिएगा। अब देखिए सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, क्रेव एंड हैंकर, ठीक है। सो क्रेव एंड हैंकर इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। एंड क्रेव का मीनिंग क्या होता है, क्रेव का मीनिंग भी होता है किसी चीज़ के लिए तरसना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए इच्छा करना कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, यानी कि एक तरह से पावरफुल डिज़ायर फील करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ देखी, फॉर एग्जांपल आपने कोई बाइक देखी या कोई कार देखी, ठीक है, तो उसके लिए आप एक पावरफुल डिज़ायर आई आपके अंदर, एक फीलिंग आई कि काश ये चीज़ मेरे पास होती, एक ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रेव करना, ठीक है, यानी एक तरह से डिज़ायर होना किसी चीज़ के लिए। तो डिज़ायर वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं इजीली, क्रेव को, डिज़ायर होना किसी चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं क्रेव। हैंकर का मतलब देखिए, हैंकर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, सेम वही लालसा करना किसी चीज़ के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड हैंकर। तो इन सभी का मीनिंग सेम होता है, पाइन का, क्रेव का, हैंकर का। एंड ये ओनली पाइन था ऐसा जिसके दो मीनिंग और होते हैं, जैसे कि रोना, विलाप करना। एंड पाइन का मीनिंग होता है एक और देवदार का पेड़, ठीक है। तो मैंने इन सभी की मीनिंग आपको बता दी है। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। डिसलाइक एंड डेस्पाइस। डिसलाइक का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद ना करना, डिसलाइक करना, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये अपोजिट क्यों है, क्योंकि पाइन का मतलब तो ये था कि किसी चीज़ के लिए लालसा करना, यानी कि उसको पाने की इच्छा रखना। क्रेव का मतलब भी था पाने की इच्छा रखना, हैंकर का मतलब भी यही था। लेकिन डिसलाइक एकदम डिफरेंट हो गया। डिसलाइक का मतलब किसी को पाने की इच्छा ना रखना, उसको पसंद ही ना करना। सो दैट्स वाई दिस इज अपोजिट टू पाइन, क्रेव एंड हैंकर। एंड डेस्पाइस का मीनिंग देखिए क्या होता है। डेस्पाइस का मतलब होता है किसी चीज़ से नफरत करना, निंदा करना, घृणा करना, तिरस्कार करना, किसी चीज़ को तुच्छ समझना, ठीक है, छोटा समझना। तो दैट इज़ कॉल्ड डेस्पाइस, ठीक है। सो डेस्पाइस का मतलब आपने देख लिया, किसी को नफरत करना, किसी की बुराई करना, किसी से घृणा करना, किसी को छोटा समझना, उसे कहते हैं डेस्पाइस, ठीक है। सो डेस्पाइस भी बिल्कुल अपोजिट है इन सभी से, ठीक है। सो दैट्स वाई डिसलाइक एंड डेस्पाइस आर दी एंटोनिम्स ऑफ पाइन। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करेंगे। दे पाइंड फॉर अ लॉट ऑफ मनी। दे पाइंड फॉर अ लॉट ऑफ मनी। उन्होंने बहुत सारे मनी के लिए क्या किया, पाइंड किया। दे पाइंड फॉर अ लॉट ऑफ मनी। उन्होंने बहुत सारे मनी के लिए क्या किया, पाइंड किया, ठीक है। पाइंड का मतलब क्या होता है कि एकदम लालसा होना किसी चीज़ के लिए। जैसे कि कुछ कुछ लोगों को पैसों की बहुत इच्छा होती है कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, पाइन कर रहे हो। और आप पाइन की जगह क्रेव भी बोल सकते हो कि मनी के लिए क्रेव करना। इसके अलावा आप हैंकर भी यूज़ कर सकते हो, मनी के लिए हैंकर करना, ठीक है।
सो पाइन करना, क्रेव करना, हैंकर करना, यानी कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखना, ठीक है, जैसे मनी को पाने की इच्छा होती है सभी लोगों की, ठीक है। सो उसके सेंस में यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है। एंड एज यू कैन सी दे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है और पाइन क्या है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। सो इस तरह के एज अ वर्ब इसका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आर्डियस। आर्डियस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, किसी चीज़ का डिफ़िकल्ट होना उसको बोलते हैं आर्डियस। सो डिफ़िकल्ट वर्ड तो आपने सुना ही होगा। अब आप डिफ़िकल्ट का सैनोनिम भी याद रखिए, डिफ़िकल्ट का सैनोनिम होता है आर्डियस, ठीक है। वनरस एंड अपहिल, इन दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, जिसमें से अपहिल का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। अब देखिए वनरस का मीनिंग पहले समझ लीजिए। वनरस का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो कि कष्टदायक हो, या कोई टास्क, कोई ड्यूटी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि प्रॉब्लम देने वाली हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, जिसको करने के लिए बहुत सारा एफर्ट चाहिए हो, यानी कि जो कि बर्डनसम हो एक तरह से, ठीक है। सो उसको बोलते हैं वनरस, यानी कि किसी डिफ़िकल्ट काम, ठीक है। अपहिल का मतलब देखिए, अपहिल का मतलब होता है लाइक ऊपर की ओर बोलते हैं ना, ठीक है। अपहिल, अप का अप से ही आपको समझ में आ रहा होगा, अप यानी कि ऊपर, ठीक है। सो अपहिल का मतलब होता है ऊपर की ओर, यानी कि, और इसका मीनिंग डिफिकल्ट भी होता है, कठिन, ठीक है। सो ऊपर की ओर यानी कि स्लोपिंग अपवर्ड, असेंडिंग, ठीक है, ऊपर की ओर किसी चीज़ का बढ़ना, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं। जैसे ऑन वन साइड देयर वाज अ जेंटल अपहिल स्लोप दैट परमिटेड शॉट्स आउट टू अबाउट 250 यार्ड्स। तो ऊपर की ओर से मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मान लो आपका कोई स्लोप है जो कि इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये क्या होता है, स्लोप होता है। सो एन अपवर्ड स्लोप, इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड स्लोप, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका स्लोप हो गया। सो वनरस का मतलब तो आपने देख लिया, डिफ़िकल्ट, कोई ऐसा काम जो कि डिफ़िकल्ट हो, जिसको करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट चाहिए हो। एंड अपहिल का मतलब होता है कोई स्लोप होना जो कि अपवर्ड है, यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। एफर्टलेस एंड प्लीजेंट। एफर्टलेस मतलब सिंपल, एफर्टलेस का मतलब तो यही होता है कि कोई काम जिसमें किसी एफर्ट की ज़रूरत ना हो, यानी कि बहुत ही सिंपल काम हो, ठीक है। एंड प्लीजेंट का मतलब यह हुआ, प्लीजेंट का मतलब खुश करने वाला काम, यानी कि प्लीजेंट काम, यानी कि ऐसा काम जिसे हम कर सकें, ठीक है। सो प्लीजेंट का मतलब होता है यानी कि ऐसा काम जिसमें आपको अच्छा लगे करने में, जो कि सुहावना हो, मनोहर हो, ठीक है, एंड सुख देने वाला हो, ऐसा काम उसको बोलते हैं प्लीजेंट, यानी कि गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन और इन्जॉयमेंट, ठीक है, गिविंग अ सेंस ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट इज कॉल्ड प्लीजेंट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने देखिए सभी का मीनिंग देख लिया। आर्डियस का मतलब होता है कठिन, यानी कि डिफिकल्ट। वनरस का मतलब भी डिफिकल्ट होता है। अपहिल का मतलब ऊपर की ओर जो स्लोप होता है वो। एफर्टलेस का मतलब होता है जिसमें एफर्ट ना लगे। प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, यानी कि खुशी देने वाला, ठीक है। सो इन सभी की मीनिंग देख लिए। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस। द आर्डियस टास्क वॉज कम्प्लीटेड ऑन टाइम। जो आर्डियस टास्क था वो टाइम से कंप्लीट हो गया, ये है इसका मीनिंग। अब देखिए टास्क क्या है, नाउन है। आर्डियस क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके लिए, इस टास्क के लिए, ठीक है। सो इस तरह से आर्डियस का यूज़ एज एन एडजेक्टिव हम सेंटेंस में करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया कोई काम, ठीक है। बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया कोई काम, उसको बोलते हैं पेन स्टेकिंग, यानी कि कोई ऐसा काम जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगे, परिश्रम लगे, उसे कहते हैं पेन स्टेकिंग, ठीक है। डन विद और एम्प्लॉइंग ग्रेट केयर एंड थोरोनेस, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को, किसी काम को ग्रेट केयर के साथ करना, यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक करना, उसे कहते हैं पेन स्टेकिंग। सो बहुत ही इजी मीनिंग है, आप इसे बहुत ही ईजिली याद कर सकते हैं। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है कोई काम जो कि बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ किया गया हो, ठीक है। थॉरो का मतलब समझ लीजिए। थॉरो का मतलब होता है पूरी तरह से। थॉरो का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। अब किसी काम को आप अच्छे से करोगे तो उसे पूरी तरह से करोगे, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं थॉरो। एंड थॉरो का एक और मीनिंग होता है लाइक किसी पाइप से होकर अगर आप निकल रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थॉरो, ठीक है। जैसे मूविंग इन वन साइड एंड आउट ऑफ द अदर साइड। ओपनिंग कोई चैनल है, लाइक कोई ओपनिंग है जगह, और या फिर कोई चैनल है, या फिर कोई लोकेशन है, ठीक है, तो वहाँ से आप निकल रहे हो तो एक साइड से दूसरी साइड, तो उसको भी बोलते हैं थॉरो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर।
एंड थॉरो, अच्छा वो थ्रू होता है, और थॉरो का मीनिंग होता है पूरी तरह से। थॉरो का मतलब क्या होता है, किसी काम को जब आप पूरी तरह से करते हो, दैट इज़ कॉल्ड थॉरो। ठीक है, यानी कि पूरा करना किसी काम को बिना कुछ छोड़े हुए। ठीक है, कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, नॉट सुपरफिशियल और पार्शियल। अब देखिए, जो मैंने आपको थ्रू का मीनिंग बताया, THROUGH, ठीक है, THROUGH होता है वो, दोनों की स्पेलिंग जो है लगभग सेम है। ये जो थॉरो है और ये जो थ्रू है, इन दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें, यहाँ पे THO आ जाता है और यहाँ पे THRO आता है। ठीक है, सो इन दोनों को आप डिफरेंस जो है उनका याद रखिएगा। थ्रू का मतलब होता है किसी एक चीज़ से दूसरी एक छोर से दूसरी जगह जाना। ठीक है, और थॉरो का मतलब होता है किसी काम को पूरी तरह से करना, यानी कि संपूर्ण मतलब सारा। ठीक है, कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, ठीक है, उसको बोलते हैं थॉरो। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो पेन स्टेकिंग का मतलब तो आपने देख ही लिया, पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्ट्रेनस। इसका मीनिंग होता है किसी काम को जोरदार तरीके से करना, यानी कि बिल्कुल अपना पूरा उत्साह लगाने के साथ इस काम को करना। ठीक है, अपनी पूरी अटेंशन के साथ किसी काम को करना, यानी कि जोरदार तरीके से करना, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेनस। ठीक है, सो लाइक किसी काम में स्ट्रेनस आपने एफर्ट लगाया, कैसा एफर्ट, स्ट्रेनस एफर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसमें पूरा जोर लगा दी, अपनी पूरा जो दम था वो आपने पूरा उसमें लगा दिया, अपनी पूरी ताकत उसमें आपने लगा दी, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेनस। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेनस का मतलब डिफ़िकल्ट भी होता है। ठीक है, सो क्योंकि पेन टेकिंग मतलब क्या हुआ, बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी काम को किया गया, एंड स्ट्रेनस को भी मतलब यही हुआ कि आपने किसी डिफ़िकल्ट काम को बहुत ही सावधानी पूर्वक किया, यानी कि अपना पूरा जोर लगा के, अपनी पूरी ताकत लगा के। ठीक है, सो ये होता है स्ट्रेनस का मीनिंग। अब देखिए डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है। डिलीजेंट का मीनिंग होता है किसी पर्सन का कैसा होना, मेहनती होना, परिश्रमी होना। ठीक है, कोई पर्सन अगर मेहनती है, परिश्रमी है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिलीजेंट बोलेंगे। हैविंग और शोइंग केयर एंड कंसाइसनेस इन वंस वर्क और ड्यूटीज़, यानी कि किसी को कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने काम में या अपनी ड्यूटी में क्या दिखाता हो, केयर दिखाता हो, यानी कि वो केयरफुली अपने काम को करता हो। इसका मतलब वो मेहनती हो, परिश्रमी हो और सावधान रहकर अपने काम को करता हो, चिंताशील हो। ठीक है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं डिलीजेंट, यानी कि सीधे सीधे आप डिलीजेंट का मीनिंग मेहनती वर्ड से आप याद रख सकते हैं। कोई मेहनती अगर पर्सन है, यानी कि मेहनत करने वाला है, यानी कि हार्ड वर्किंग पर्सन, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डिलीजेंट। ओके, अब देखिए लिथार्जिक का मतलब क्या होता है। लिथार्जिक का मतलब होता है आलसी। ठीक है, सुस्त होना किसी पर्सन का, शक्तिहीन होना, जिसके अंदर शक्ति ना हो। ठीक है, आलसी हो। ठीक है, उसे बोलते हैं लिथार्जिक। एंड इसके अलावा एक और वर्ड भी है, वो कौन सा है, स्लगिश। सो स्लगिश भी बोल सकते हो आप, एंड इसके अलावा आप एक और वर्ड बोल सकते हो, अपेथेटिक। ठीक है, सो अपेथेटिक भी बोल सकते हो। सो अपेथेटिक इस तरह से लिखा जाता है, एंड अपेथेटिक आप यूज़ कर सकते हो किसी लिथार्जिक पर्सन के लिए, स्लगिश भी यूज़ कर सकते हो आप किसी लिथार्जिक पर्सन के लिए, एंड लिथार्जिक तो आप यूज़ करते ही हो। ठीक है, सो कोई पर्सन अगर सुस्त है, निद्रालु है, निद्रालु का मतलब क्या होता है, स्लीपी। जो स्लीपी पर्सन है अगर कोई, तो उसको क्या बोलेंगे, लिथार्जिक बोलेंगे। कोई पर्सन अगर स्लगिश है, उसको क्या बोलेंगे, लिथार्जिक बोलेंगे। कोई पर्सन अगर एपेथेटिक है, उसको क्या बोलेंगे, लिथार्जिक बोलेंगे। ठीक है, अनस्क्रपलेस का मीनिंग देखिए। अनस्क्रपलेस का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि लाइक जिसको शर्म ना हो, उसको बोलते हैं अनस्क्रपलेस। जिसके अंदर बुद्धि ना हो और जिसको शर्म ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अनस्क्रपलेस, यानी कि हैविंग और शोइंग नो मोरल प्रिंसिपल। ऐसा पर्सन जिसके कोई मोरल प्रिंसिपल्स ना हो, उसे बोलते हैं अनस्क्रपलेस, यानी कि कोई पर्सन जो कि ऑनेस्ट ना हो, फेयर ना हो, ईमानदार ना हो, फेयर ना हो, उसे बोलते हैं अनस्क्रपलेस। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। आवर इंस्टीट्यूट मेक्स पेन स्टेकिंग एफर्ट्स फॉर आवर सक्सेस, यानी कि हमारा इंस्टीट्यूट हमारे लिए पेन स्टेकिंग एफर्ट्स जो है करता है, यानी कि ऐसे एफर्ट्स जो कि बहुत ही सावधानी पूर्वक किए गए हो। ठीक है, ऐसा एफर्ट्स जो है हमारा इंस्टीट्यूट हमारी सक्सेस के लिए करता है। ठीक है, और आप देख सकते हो एफर्ट्स क्या है, यहाँ पे नाउन है, और पेन स्टेकिंग एज एन एडजेक्टिव एफर्ट्स के लिए यूज़ किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर। इन सभी मीनिंग को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉन। डॉन का मतलब होता है गाइस लाइक सुबह का जो समय होता है, जिसे हम उषा काल बोलते हैं। उषा काल यानी कि सनराइज। ठीक है, तो सनराइज को हम बोलते हैं डॉन। ठीक है,
यानी कि बिगनिंग ऑफ द डे, यानी कि दिन की शुरुआत जो होती है उसे हम बोलते हैं डॉन। डे ब्रेक का मतलब भी होता है लाइक डॉन से, ठीक है। एंड ऑरोरा का मतलब भी वही होता है, किसी सुबह की जो है शुरुआत होना, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑरोरा। सो डे ब्रेक का मतलब होता है वही सवेरा यानी कि सनराइज, ठीक है। द टाइम इन द मॉर्निंग व्हेन डे लाइट फर्स्ट अपीयर्स, मॉर्निंग का ऐसा टाइम जब जो दिन की लाइट है वो सबसे पहले अपीयर होती हो, उसे कहते हैं डे ब्रेक यानी कि डॉन, ठीक है। एंड जो ऑरोरा मैंने आपको बताया, ऑरोरा का मतलब भी यही होता है कि यानी कि जो सुबह का समय होता है यानी कि जो डॉन होता है उसे कहते हैं ऑरोरा, यानी कि अनैचुरल इलेक्ट्रिकल। ऑरोरा एक और चीज़ को भी बोलते हैं, जैसे कि जो नॉर्दर्न एंड मैग्नेटिक पोल होते हैं ना, जो नॉर्दर्न पोल और सदर्न मैग्नेटिक पोल, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना, ठीक है, एक ऐसा नेचुरल इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है जो कि कैसा लगता है, रेडिश लगता है, ग्रीनिश लगता है, ठीक है। स्काई कैसा लगता है, रेडिश लगता है, थोड़ा हल्का हल्का लाल। आपने देखा होगा ऐसा फोटो जिसमें सन के आसपास जो है पूरा एनवायरनमेंट जो है थोड़ा रेडिश लगता है, थोड़ा ग्रीनिश लगता है, ठीक है। और ये नियरली मोस्टली कहाँ पर ऐसा सीन दिखाई देता है, जैसे नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल हो गया, सदर्न मैग्नेटिक पोल हो गया, वहाँ पर तो उसे सीन को बोलते हैं ऑरोरा, और ये मॉर्निंग के टाइम में होता है, ठीक है। सो ऑरोरा आपको समझ में आ गया होगा। डार्कनेस एंड सनडाउन का मतलब होता है शाम का समय, ठीक है। डार्कनेस एंड सनडाउन, ये डार्कनेस मतलब शाम का समय जब अंधेरा होने वाला हो, एंड सनडाउन मतलब जब सन नीचे आ रहा हो, उसे बोलते हैं शाम का समय, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। वी ऑलवेज वेक अप बिफोर डॉन, यानी कि हम हमेशा डॉन से पहले उठते हैं। डॉन का मतलब यानी कि सनराइज होने से पहले, हम हमेशा सनराइज होने से पहले उठते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इसका यूज़ किया गया है। एंड यहाँ पर एज अ नाउन इसका यूज़ किया गया है, आप देख सकते हो। एज एन एडजेक्टिव अगर ये होता तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन होता, लेकिन इसके बाद ये कोई भी नाउन नहीं है इसके बाद में। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, आपका नाउन है। वी ऑलवेज वेक अप बिफोर डाउन, यहाँ पे ये डाउन जो है एज एन एडजेक्टिव, एज एन ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ किया गया है। वी हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। वेक क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, एंड लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आया, तो एज एन ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका नाउन की तरह यहाँ पे इसका डॉन का यूज़ किया गया है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसका मीनिंग आप याद रखिएगा, डॉन का मीनिंग होता है सनराइज, डे ब्रेक का भी सनराइज, ऑरोरा का भी सनराइज। एंड ऑरोरा का जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, जैसे ऑरोरा कहाँ पर होता है एंड इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और डार्कनेस यानी कि शाम का समय, सनडाउन मतलब भी शाम का समय। नेक्स्ट वर्ड है अपील। अपील का मतलब होता है निवेदन, यानी किसी की अपील करना, रिक्वेस्ट करना हेल्प के लिए, उसे कहते हैं अपील करना। एंड पिटीशन का मतलब होता है याचिका, यानी कि कोर्ट में जैसे आपने कोई पिटीशन दिया किसी केस के लिए, एंड प्रपोजल दिया आपने, ठीक है, तो इन सभी का मीनिंग सेम होता है, अपील करना, रिक्वेस्ट करना, पिटीशन देना, प्रपोजल करना, ठीक है। एंड एंटोनिम्स देखिए इसके क्या क्या होते हैं, डिस्क्लेमर एंड रिवोकेशन। क्या होते हैं, डिस्क्लेमर करना यानी कि रिवोकेशन करना, यानी कि किसी चीज़ के लिए मना कर देना, लाइक आपने किसी चीज़ के लिए याचिका की लेकिन क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, यानी किसी चीज़ को स्वीकार ना करना, उसे कहते हैं डिस्क्लेमर, ठीक है। त्याग कर देना किसी चीज़ का, अस्वीकार कर देना, फॉर एग्जांपल आपने कोई रिक्वेस्ट की किसी से, तो उसने आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट नहीं की, दैट विल बी कॉल्ड डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर आपको समझ में आया। अब रिवोकेशन का मतलब भी यही होता है, मना कर देना, ठीक है, किसी काम के लिए, लाइक आपने किसी से रिक्वेस्ट की, उसने मना कर दिया, उसे भी कहते हैं रिवोकेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। दे हैव अपील्ड अगेंस्ट द जजमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, यानी कि उन्होंने जो हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था उसके अगेंस्ट अपील की, कहाँ पर की, कोर्ट में की, ठीक है। सो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, ठीक है, उसके खिलाफ अपील की गई, इस तरीके से इसका यूज़ किया गया है। और एज अ वर्ब इसका यहाँ पे यूज़ किया गया है, अपील का कैसे यूज़ किया गया है, एज अ वर्ब इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हम इसका एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ नाउन कैसे करेंगे, जैसे हम बोले एन अपील, अगर मैं बोलूँ एन अपील वॉज सबमिटेड बाय मी टू द हाई कोर्ट, अगर मैं बोलूँ एन अपील वॉज सबमिटेड बाय मी टू द हाई कोर्ट, ठीक है। सो या दूसरे तरीके से मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, आई सबमिटेड एन अपील, ठीक है, फ्रॉम माई साइड टू हाई कोर्ट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो एन अपील यानी कि आर्टिकल के बाद हम जब अपील का यूज़ कर रहे हैं तो अपील क्या हुआ, नाउन हुआ। सो इस तरीके से एज अ नाउन भी हम सेंटेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस अभी आपको बना के दिखाया, ऐसे ही आप भी खुद से सेंटेंस बना सकते हो और एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब इसका यूज़ सेंटेंस में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है मिंगल। मिंगल का मतलब होता है घुलना मिलना, ठीक है।
लाइक किसी घुलना मिलना होता है, मतलब कि मिल जाना, उसको बोलते हैं मिंगल। ठीक है, ज्वाइन करना। ब्लेंड का मतलब भी होता है मिलाना, जैसे आप किसी जब फूड वगैरह बनाते हो तो चीज़ों को ब्लेंड करते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लेंड करना यानी कि मिलाना। इंटरमिक्स का मतलब भी हो गया मिलाना, ठीक है। डिसजॉइन का मतलब हो गया अलग अलग करना। एंड अनमिक्स का मतलब भी हो गया मिक्स ना करना। सो ये तो बहुत ही ईजी वर्ड है। मिंगल का मतलब होता है घुलना मिलना, ठीक है, मिंगल होना। लाइक आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो तो उनसे घुलते मिलते हो, उनसे बातें करते हो, ठीक है। एंड इसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो तो उनसे बातें करते हो, तो उसको बोलते हैं मिंगल करना यानी कि मिलना, घुलना मिलना। एंड ब्लेंड का मतलब होता है आप कोई फूड बना रहे हो तो उसको ब्लेंड कर रहे हो, ठीक है। एंड ब्लेंड का मतलब ऐसा नहीं है कि फूड के सेंस में ही लेते हैं, हम इंसानों के सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड इंटरमिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, ठीक है, यानी कि सभी चीज़ को एक साथ मिला डाल के और फिर मिला देना यानी कि उनको इंटरमिक्स कर देना। डिसजॉइन का मतलब हो गया अलग अलग करना। अनमिक्स का मतलब भी होता है अलग अलग करना। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होता है। वी नीड टू मिंगल इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली, यानी कि हमें मिंगल होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली, यानी कि काम को अच्छे से करने के लिए हमें मिंगल होना पड़ेगा। मिंगल मतलब घुलना मिलना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। घुलना मिलना पड़ेगा काम को कंप्लीट करने के लिए या फिर अच्छे से करने के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टू के बाद इसका यूज़ किया गया है मिंगल का, और टू के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिंगल वर्ब होता है, उसी तरह से हमने यहाँ पे सेंटेंस में इसका यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है आर्थिक सहायता, यानी कि मनी गिवन टू हेल्प अनदर। अगर आप किसी को मनी दे रहे हो किसी की हेल्प करने के लिए, तो आप क्या दे रहे हो, उसे सब्सिडी दे रहे हो, यानी कि इसकी आर्थिक सहायता कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बोनस का मतलब भी होता है लाइक बोनस देना किसी को, जैसे कि कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देती है यानी कि एक्स्ट्रा मनी देती है, तो एक्स्ट्रा मनी देना उसको कहते हैं क्या, बोनस। अब एक्स्ट्रा मनी कब दिया जाता है, त्योहारों पर या फिर जब उसने कोई अच्छा काम किया हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बोनस। फाइनेंशियल एड का मतलब होता है यानी कि वित्तीय सहायता, यानी कि आप किसी की मनी से हेल्प कर रहे हो तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल एड, ठीक है। फोरफीट का मतलब देखिए क्या होता है। फोरफीट का मतलब होता है कि आपने किसी पर्सन की जो चीज़ है वो जब्त कर ली है, ठीक है, जब्त मतलब अपने कब्जे में ले ली है, उसे कहते हैं फोरफीट करना। यानी कि आपने किसी पर फाइन लगाया एक तरह से, जैसे कंपनी के मालिक ने अपने एम्प्लॉयज़ पर फाइन लगा दिया, ठीक है, पेनल्टी लगा दी, किस लिए, रूल्स को ब्रेक करने की वजह से, ठीक है, या फिर गेम में चीटिंग करने की वजह से, या फिर किसी गलत काम की वजह से किसी पर फाइन लगाया जाना, दैट इज़ कॉल्ड फोरफीट, ठीक है। थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी करना। सो यहाँ पर ये जो फोरफीट एंड थेफ्ट है ये दोनों ही नेगेटिव सेंस में है, क्योंकि फोरफीट का मतलब हुआ किसी पर फाइन लगना, थेफ्ट का मतलब हुआ चोरी करना, ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। बट जो सब्सिडी था, बोनस था, फाइनेंशियल एड था, ये सभी कैसे वर्ड थे, पॉजिटिव वर्ड थे। सो दैट्स वाई फोरफीट एंड थेफ्ट ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे सब्सिडी के। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। द सब्सिडी फॉर द पुअर इज़ बीइंग स्टोलन बाय ग्रीडी एंड वेल्दी पॉलिटिशियंस, यानी कि जो गरीबों की सब्सिडी थी, ठीक है, सब्सिडी फॉर द पुअर यानी कि गरीबों की सब्सिडी थी वो चुरा ली गई, किसके द्वारा, ग्रीडी एंड वेल्दी पॉलिटिशियंस के द्वारा। जो ग्रीडी पॉलिटिशियंस होते हैं, ग्रीडी मतलब लालची पॉलिटिशियंस, वेल्दी यानी कि जो वेल्दी हैं यानी कि जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, ऐसे पॉलिटिशियंस ने जो गरीबों की सब्सिडी थी यानी कि जो उनकी आर्थिक सहायता थी वो क्या कर ली, स्टोलन यानी कि चोरी कर ली, ठीक है। सो इसके सेंस में इसका यूज़ किया गया है। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो सब्सिडी है उसका यूज़ हमने यहाँ पे द के बाद किया है, और द क्या है, आर्टिकल है। सो आर्टिकल के बाद हमें नाउन का यूज़ करना होता है, इसलिए यहाँ पे सब्सिडी एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम पहचानते हैं कोई नाउन किसके बाद यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद नाउन का यूज़ किया जाता है या नहीं। जैसे द है, आर्टिकल है, इसके बाद यहाँ पे सब्सिडी का यूज़ किया जा रहा है। एंड आप जानते हो आर्टिकल्स के बाद नाउन का यूज़ किया जाता है, इसलिए द सब्सिडी क्या हुआ यहाँ पे, नाउन हुआ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको इन सभी का रिवीजन करा देती हूँ जिससे आप इन सभी वर्ड्स को कभी ना भूलो। वेवर्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, वेवर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रेरी, यानी कि मनमौजी होना किसी पर्सन का, उसे कहते हैं वेवर्ड, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। मफल्ड का मतलब मैंने क्या बताया, क्वाइंटाइड होना, यानी कि रुकावट आना किसी चीज़ में, लाइक किसी पर्सन के रास्ते में रुकावट आना या फिर किसी वॉइस के रास्ते में रुकावट आना, उसे कहते हैं मफल होना, ठीक है। एंड ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। गेप, गेप का मतलब होता है स्टेयर करना, यानी कि किसी को घूरना, किसी को ताकना, उसे कहते हैं गेप करना। एंड ये क्या होता है, वर्ब होता है।
पाइन, पाइन का मतलब मैंने आपको बताया, 3 मीनिंग मैंने आपको इसके बताए थे। पहला मीनिंग होता है लाइक देवदार का कोई पेड़, उसे आप पाइन कहते हो। दूसरा मीनिंग आप किसी चीज़ के लिए ललायित हो रहे हो, यानी कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा रख रहे हो, ठीक है। एंड तीसरा मीनिंग यही कि एक तरह से किसी चीज़ को लाइक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना किसी पर्सन चीज़ के लिए। सो ये इनके मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया आर्डियस, आर्डियस का मतलब होता है किसी चीज़ का डिफिकल्ट होना, किसी काम का, समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट विल बी कॉल्ड आर्डियस, ठीक है। जैसे कि आपको कोई टास्क दिया गया, अगर वो डिफिकल्ट टास्क है तो आप क्या बोलोगे, दिस टास्क इज़ वेरी आर्डियस। क्या बोलोगे, दिस टास्क इज़ वेरी आर्डियस। सो इस तरीके से आप खुद के बनाए हुए सेंटेंस में भी वर्ड का यूज़ कर सकते हो। एंड खुद के बनाए हुए सेंटेंस में जब आप वर्ड्स का यूज़ करते हो तो आपको और भी इजीली समझ में आता है। जब आप किसी डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल में या फिर किसी डिफ़िकल्ट सेंटेंस में उसका यूज़ होता हुआ देखोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन अब जब आप खुद अपनी लैंग्वेज में उस सेंटेंस में बना के इस वर्ड का यूज़ करके ट्राई करोगे तो आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आप बना के खुद से कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया कोई काम, उसको बोलते हैं पेन स्टेकिंग, यानी कि पूरी तरह से। थॉरो का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से कोई काम किया गया बहुत ही सावधानी पूर्वक, उसे बोलते हैं पेन स्टेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डॉन। डॉन का मतलब मैंने आपको बताया था, जो सुबह का समय होता है, यानी कि सनराइज, यानी कि बिगनिंग ऑफ द डे, उसे कहते हैं डॉन। और ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट था अपील। अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना हेल्प के लिए, उसे कहते हैं अपील करना, यानी कि पेटिशन करना, प्रपोजल देना, ठीक है। एंड हिंदी में क्या बोलते हैं, निवेदन, और ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया मिंगल। मिंगल का मतलब होता है घुलना मिलना, ठीक है, यानी कि ब्लेंड होना, इंटरमिक्स होना, उसे कहते हैं मिंगल। एंड ये क्या होता है, वर्ब होता है। नेक्स्ट था सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब होता है मनी गिवन टू हेल्प अनदर, यानी कि किसी को मनी दिया गया, किस लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, यानी कि किसी की आर्थिक सहायता करने के लिए, उसे कहते हैं सब्सिडी, ठीक है। और ये क्या होता है, नाउन होता है। सो इस तरह से हमने सारे वर्ड्स का रिवीजन भी कर लिया और उन्हें अच्छे से समझ भी लिया। सो अभी आपको क्या करना है, इन सभी वर्ड्स का अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है, जिससे आप इन सभी वर्ड्स को कभी ना भूलो, क्योंकि एग्जाम में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो ये इन वर्ड्स से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप में क्विजेस होती हैं, क्विजेस अटेंड करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड जो PDF है वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि मैं इस कोर्स को फिर आगे कंटिन्यू रखूँगी। एंड जब आपकी लाइक्स नहीं आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो यूजफुल नहीं लग रही है, एंड दैट्स वाई मैं आगे वीडियो फिर नहीं बनाती हूँ। फिर जब मैं नहीं बनाती हूँ तो आप सभी के मैसेज आते हैं कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। सो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियो आगे बनाती रही तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे जितने ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचेगी उतना ही जो मेरा एफर्ट है ये वो मेरा सफल हो पाएगा। जो एफर्ट है मैं चाहती हूँ कि सभी तक जो भी है ये मैं समझाने अपनी तरफ से जितनी भी मैं कोशिश कर रही हूँ वो अगर सभी लोगों तक पहुँचेगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो प्लीज़ आप जानते हो कि जितनी यूज़फुल आपके लिए ये वीडियो है उतनी ही यूज़फुल सभी के लिए भी होगी, इसलिए आप जहाँ तक हो सके इसे शेयर कीजिएगा। आप इसे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड कमेंट करके मुझे आप डाउट भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी ही यूजफुल वीडियोस हैं वो आपके लिए लाती रहती हूँ। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक रेड बटन दिखाई देगा, रेड बेल का आइकन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। एंड हाँ, कल मैंने लाइव सेशन किया था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सभी ने उसका आंसर किया था एंड सभी ने करेक्टली आंसर किया था। सो उनको मैं सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी, इन्होंने सभी जिन्होंने लाइव सेशन में पार्टिसिपेट किया, एंड बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ पार्टिसिपेट करके। सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 वीक में, ठीक है, एक बार जो है लाइव सेशन करूंगी, एंड उस लाइव सेशन में हम क्विज की तरह सेशन करेंगे जिसमें आप सभी आंसर कीजिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जैसे कल के लाइव सेशन में ही पता चल गया था कि बहुत ही माइनर मिस्टेक्स हो रही थी सभी से, बहुत ही वैसे तो सभी ने करेक्ट आंसर किया था, बट बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें कोई सब्जेक्ट को देखकर वर्ब नहीं लगा रहा था, कोई सेंटेंस के सेंस को समझ के वर्ब नहीं लगा रहा था। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस, ठीक है, क्योंकि यही हमारी कमी है एंड यही फिर एग्जाम में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इसलिए अगर आपको ये कमी दूर करनी है तो मैं 1 वीक में जो है एक बार लाइव सेशन जरूर करूंगी, और उसमें हम क्विज की तरह सेशन को करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और फिर देखते हैं आप लोग उसका आंसर करेक्टली करते हो या फिर रॉन्ग करते हो। और रॉन्ग करते हो तो आपको सीखना है
जिससे कि एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।